आज हम जुड़े हुए हैं सपाट बयानी की ओर से उत्तर प्रदेश की लेखिका किरण सिंह जी से, जिनकी कहानी यीशु की कीलें बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और विदेशों में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल भी है। लाभ हानि, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, इतने मानदंड हैं कि हम सीधे सीधे सहज ढंग से अपनी बातों को रखने में संकोच करते हैं। लेकिन जब हम सपाट बयानी की बात करते हैं तो इन सब से ऊपर हमारी कोशिश रहती है कि जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है, इन मापदंडों पर समाज के हित में हम अपनी राय रखते हैं। हमारी यही राय लाभ हानि, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक से ऊपर उठकर जरूरी और गैर जरूरी के विवेकपरक मूल्यांकन से गुजरते हुए एक दिशा को प्राप्त होती है और इसी का नाम है सपाट बयानी। तो सपाट बयानी में सर्वप्रथम मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे साथ जुड़ी उत्तर प्रदेश किरण सिंह जी को। नमस्ते। इनके परिचय में इतना अवश्य मैं कहना चाहूंगा कि इनका पहला कहानी संग्रह यीशु की कीलें 2016 में आधार प्रकाशन से आया और उपन्यास 2019 में शिलावाहा का प्रकाशन हुआ। इन्हें हंस कथा सम्मान 2013 में, 16वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2013 में, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, विजय वर्मा कथा सम्मान, वनमाली कथा सम्मान से 1920 में नवाजा गया। और ऐसी शख्सियत को हम अपने साथ पाकर इस सिलीगुड़ी जैसे छोटी सी जगह में बहुत ही प्रसन्न है, गर्वित हैं। हमारा सिलीगुड़ी का साहित्य समाज भी गर्वित रहेगा। वर्तमान में अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात और गर्व की बात यह होती है कि यीशु की कीलें जैसी कहानी मॉस्को विश्वविद्यालय के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल है। साथ ही द्रौपदी और पीक कहानियां भी वहां पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे भारत के विश्वविद्यालय क्या कॉलेजों में भी ऐसे अवसर से हम वंचित हैं। साथ ही संध्या कहानी पर आधारित इनके फीचर फिल्म भी बनाई गई है और इस तरह से इनकी रचनात्मक जो संवेदना है उसके बहुआयामी परिदृश्य से हम परिचित होते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं बेंगलुरु से पत्रकार साथी मनोरमा सिंह जी। इनका लगभग 15 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रहा है और विशेषकर दैनिक भास्कर एवं स्त्री काल पर इन्हें हम अक्सर सुनते हैं और मैंने भी वहीं सुना और वहीं सुनकर आज हमने आमंत्रित किया और हमारे आमंत्रण को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। यह सौभाग्य की नहीं बल्कि हमारे सपाट बयानी के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। सामाजिक राजनीतिक और मीडिया पर भी बहुत सक्रियता से देखी जाती हैं, विशेषकर स्त्री, दलित और धार्मिक और लैंगिक हाशिए के मसलों पर खासकर इनकी सक्रियता देखी जा रही है। इनकी कविताएं भी प्रकाशित हो गई हैं बया, आजकल जैसी पत्रिकाओं में, और साथ ही असुविधा जैसी ऑनलाइन जो हमारे संसाधन है उस पर भी हम इनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं। तो आप रही मनोरमा सिंह जी, और मेरे लिए व्यक्तिगत अनुभव से यदि मैं परिचय देना चाहूँगा तो
मैं कहूँगा कि जिस तरह से स्त्री काल के मंच को मनोरमा सिंह जी संभाल रही हैं, अन्य अनेक संचालकों के लिए एक उदाहरण स्वरूप है कि हम कैसे संचालन करें और कैसे लोगों को जोड़ें। इस बात के लिए बेहद मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जलपाल किरण जी का, प्रियंका जी का, सभी का बहुत स्वागत भी है और मेरी तरफ से उन्हें नमस्कार है। और आगे हम बातचीत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे लिए ये हमेशा के लिए यादगार बातचीत रहने वाली है। बिल्कुल। आज हमारे इस परिसंवाद का शीर्षक ही है राजनीति में स्त्री सहभागिता। देखा यह जाता है कि वर्तमान समय में राजनीति के मुख्य मुद्दे हैं धर्म, संप्रदाय, जाति, और इसके साथ सबसे संवेदनशील जो मुद्दा है वह है स्त्री का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ही चुनाव का समय आता है, अन्य सारे मुद्दे तो रहते ही हैं, उसमें मैनिफेस्टो में, चाहे किसी भी दल का वह मैनिफेस्टो हो, उसमें स्त्री के लिए विशेष सुविधाओं के वायदे तैयार मिलते हैं। भले ही चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद, इस दिशा में कितनी सक्रियता देखने को मिलती है, हम सभी इससे वाकिफ हैं। तो इसलिए स्त्री स्वयं में एक मुद्दा है या स्त्री स्वयं में सक्रिय कार्य करता है राजनीति में, तो स्वयं वह नेता भी है, तो साथ ही स्त्री वोटर भी है। इसलिए सीधे तौर पर 3 आयाम दिखते हैं स्त्री की राजनीतिक सहभागिता के। एक ओर जहां आम नागरिक होने के कारण वोटर हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल से जुड़े रहने के कारण एक राजनीतिक कार्यकर्ता, तो उससे आगे बढ़कर नेता या सत्ता पर आसीन नेत्री के रूप में। और विशेषकर एक तरफ महिला आरक्षण है, तो दूसरी ओर संसद में भी 33% आरक्षण की जब बात चल रही है, तो विशेष चौंकाने वाली बात हम सब के लिए यह है कि जहां राजनीति में स्त्रियों का प्रवेश अबाध रूप से बढ़ रहा है, साहित्य में स्त्रियां राजनीति को छोड़कर समाज सेवा के लिए एनजीओज का सहारा ले रही हैं। तो बात तो बनती ही है कि स्त्री को राजनीति की जरूरत है या राजनीति को स्त्री की जरूरत है। इस दिशा में मैं आगे बढ़ूंगा और आगे सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा एक सवाल के साथ कि जो बात आई कि आज वर्तमान समय में स्त्री समाज के कल्याण के लिए स्त्री का राजनीति में आना जरूरी है, या चुनाव को जीतने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी राजनीति के लिए स्त्री की जरूरत को महसूस कर रही है। इस दिशा में सबसे पहले मैं मनोरमा सिंह जी से यह जानना चाहूंगा कि स्त्री को राजनीति की जरूरत है या राजनीति? सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगी, कोविड काल में हमने देखा दुनिया भर में उन सारे देशों को देखा जो महिलाओं द्वारा रूल हो रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो आपका यूरोपियन कंट्री हो, डेनमार्क, बेल्जियम, इस तरह के उन सारी जगहों में हमने एक खास तरह का ट्रेंड देखा। वो था कि कोविड मैनेजमेंट बाकी जगहों से बहुत बेहतर तरीके से किया गया। महिलाओं का जो मल्टीटास्किंग है या उनकी जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच पुरुषों से थोड़ा अलग है और वो हमें इन सब में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा है। तो सबसे तो यहाँ ये समझ में आता है कि यानी कि महिलाएं राजनीति में आती हैं तो राजनीति एक बेहतर स्पेस बन सकता है, या मतलब बना है। हमने भारत में, लेकिन भारत में शायद मतलब कि दूसरे किस्म का है। यहाँ पे हम ये देखते हैं
कि अक्सर सत्ता में आने के बाद महिलाएं या महिला नेता भी जो है वो भी उसी पेट्रियार्की का हिस्सा बन जाती है, पावर का हिस्सा बन जाती है। हमने इंदिरा गांधी के बाद उस तरह से बहुत मजबूत नेता मायावती को भी हमने देखा है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है कि उनकी उपलब्धियां, लेकिन एक बड़े जैसे कि दलित और स्त्री को लेकर के अगर हम कहते हैं तो वहां पे हम ये देखते हैं कि वो उसी का अनुसरण करने लगती है, जो कि मुख्य धारा की राजनीति होती है, उसी उसी का अनुसरण करने लगती है, उसका हिस्सा बन जाती है। बहुत सारे महिला मुद्दों पर भी हम जब बात करते हैं, जैसे कि बलात्कार से लेके महिलाओं की भागीदारी से लेकर, हम यहाँ पर एक अक्रॉस द पार्टी कंसेंसस महिला नेताओं में बहुत कम देखते हैं। यानी कि वो पार्टी के लाइन को ब्रेक करके आगे नहीं आती है किसी मसले पे। यानी कि अगर कोई बलात्कार हो जाता है या इस तरह की घटना होती है तो वो पार्टी लाइन को छोड़ करके उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं आती। चाहे बिहार में शेल्टर होम का मसला हो, यूपी में बदायूं वाला हाथरस का मामला हो, तो जो स्मृति ईरानी निर्भया के समय में धरने पे 14 दिन तक बैठती हैं, वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आती, उनका एक भी बयान नजर नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं, यानी कि जो महिला है हमारे यहाँ, वो महिला नेता जो है राजनीति में, जो वो शायद मतलब कि अभी इतनी एम्पावर्ड नहीं हुई है कि पैरेलल वो अपनी राजनीति कर सके, पार्टी लाइन से हटकर महिला मुद्दों की गंभीरता को वो समझ सके। उन्हें हर हाल में पार्टी लाइन को फॉलो करना पड़ता है, पार्टी के अनुसार चलना पड़ता है। तो ये एक विडंबना है हमारे यहाँ। और हम अभी राजनीति को स्त्री को राजनीति की जितनी जरूरत है वो अलग बात हो सकती है। स्त्री मतलब मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि स्त्री को हर जगह उसका क्लेम है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो घर में हो, संपत्ति में हो। तो राजनीति भी उसका एक क्लेम है, वो स्पेस भी उसका है, उसको उसका क्लेम मिलना चाहिए। आधी आबादी है तो आधा उसको मिलना चाहिए। तो इसमें वो स्त्री की जरूरत की बात नहीं है, उसका वो जो है नैसर्गिक क्लेम है। तो आप बहुत समय तक उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं, एक ना एक दिन आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे राज्य पंचायत में और बाकी चीजों में धीरे धीरे करके आरक्षण मिला है, हमने उसका फर्क देखा है। भले हमने ये देखा है कि मुखिया पति होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुखिया पति ही सच है। हमने फिर धीरे धीरे करके हमने उसका एक, क्योंकि राजनीति जो है या कोई भी चीज एक प्रक्रिया होती है, वो आप पहले ही दिन से नहीं आप कह सकते। और टैलेंट और प्रतिभा इन सब का एक जो है हवा नहीं खड़ा कर सकते हैं। जैसे बहुत दिनों तक ये था कि हाँ आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत ऐसे तो फिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कहेंगे कि उसके हिसाब से शिक्षा नहीं मिली, तो वो सीधे सीधे उनको खारिज कर देना हुआ। हमारे लिए सोनिया गांधी अगर किसी विरासत को संभालने की योग्य है तो राबड़ी देवी का भी क्लेम उतना ही पक्का है। जयललिता का अगर क्लेम सही है तो राबड़ी देवी का भी। आपको हंसना है, आप हंसिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिडिल क्लास अभिजात। दो एक वाक्य में यह बताएं, इसके बाद मैं किरण जी की ओर चलूंगा कि आपको ज्यादा क्या दिखता है, स्त्री को राजनीति की जरूरत या राजनीति को स्त्री की जरूरत? इसका अनुपात यदि हम निकाल, मुझे लगता है कि एक बेहतर राजनीति के लिए राजनीति को स्त्री की जरूरत है। और मैं ये सवाल इसलिए मैंने कहा कि वो खारिज करती हूँ, क्योंकि राजनीति को स्त्री को राजनीति की जरूरत नहीं है, वो नैसर्गिक क्लेम है, उसका नैसर्गिक क्लेम है। और जरूरत है तो राजनीति को स्त्री की। हाँ, राजनीति को स्त्री की जरूरत है, क्योंकि वो जो संवेदनशील तरीके से बहुत सारे मसले पे और एक अलग नजरिया जो है स्त्री दे सकती है। मैं चलूंगा किरण जी के पास। उसके पहले एक उदाहरण रखना चाहूंगा मृदुला गर्ग का। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा है, साक्षात्कार का संग्रह किताब घर से प्रकाशित है, मेरे साक्षात्कार शीर्षक है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि स्त्री स्वभाव से दया, करुणा, त्याग, सेवा, समर्पण को पुरुषों की तुलना में अधिक धारण करती हैं। इसीलिए यदि वह राजनीति में आएंगी और समाज का या स्त्री समाज का, पूरे समाज का बेहतर स्वरूप गढ़ पाएंगी, तो आप एक गफलत में हैं। क्योंकि स्त्री भी जब राजनीति में आती है तो वह दलगत नीतियों के तहत चलने को इस कदर मजबूर हो जाती हैं कि उनकी राजनीति भी
पुरुषों की राजनीति की तरह ही स्वरूप गढ़ने लगती है। इसलिए यह जो बात आई कि स्त्री का नैसर्गिक क्लेम है, अन्य क्लेम या अधिकार की तरह कि राजनीति में भी उसे आरक्षण मिले, जगह मिले, तो क्या आरक्षण के द्वारा या फिर अपनी सामर्थ्य के भी द्वारा स्त्री जब राजनीति में आती है तो उसकी दिशा को देखते हुए किरण जी आपसे यह सवाल है यही कि आपको क्या लगता है कि स्त्री को राजनीति में आकर सेवामूलक कार्य करने की जरूरत है या राजनीति को सफल बनाने के लिए एक राजनीतिक दल को स्त्री की जरूरत है? पहले तो मैं अजय जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने सपाट बयानी जैसा एक निस्वार्थ भाव से चलाया गया और सच्चाई की भावना से प्रेरित मंच पर मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। मनोरमा जी और प्रियंका जी का साथ दिया आपने। निस्संदेह एक आप अच्छे अध्यापक के साथ एक सामाजिक और संस्कृति कर्मी भी हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने हम लोगों का परिचय दिया, पता नहीं उतने हम लोग योग्य हैं कि नहीं, लेकिन उसने उत्साह और प्रेरणा से हम लोगों को जरूर भर दिया। तो आप बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। राजनीति को स्त्री की जरूरत है या स्त्री को राजनीति की जरूरत है, तो मैं इस पर यह कहना चाहूंगी कि समाज में अगर स्त्री पुरुष समान इकाई है, समान स्वतंत्रता, समान गरिमा के साथ अगर रह रहे हैं, तो जितनी राजनीति को स्त्री की जरूरत है उतनी ही स्त्री को राजनीति की जरूरत है। लेकिन समाज ऐसा है नहीं। राजनीति के ही तहत स्त्री को बहुत पीछे किया गया और ये गहरी पॉलिटिक्स स्त्री के विरुद्ध रची गई। लेकिन इस पॉलिटिक्स के कारण स्त्री राजनीतिक रूप से जरूर पिछड़ गई, लेकिन एक मनुष्य के रूप में स्त्री दावे के साथ कहा जा सकता है, हम 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, कि पिछड़ी हुई नहीं है। मुक्तिबोध से शब्द अगर हमारे पुरखे कवि, मेरे आदर्श कवि हैं, जो है उससे बेहतर चाहिए, इस दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। राजनीति अगर कीचड़ है तो उसे मेहतर की जरूरत है, और वो मेहतर स्त्री हो सकती है। उस कीचड़ को साफ करने के लिए किसी न किसी को उस कीचड़ में उतरना होगा। आज युवा जो पैकेज में जा रहे हैं या विदेशों में नौकरियां करने जा रहे हैं, वे राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। स्त्री राजनीति में नहीं आना चाहती है। इसलिए नहीं आना चाहती है कि आज से कुछ समय पहले जब लड़की चिट्ठी लिख ले या रामायण बाँच ले, ये समाज हमारा था। तो आज माता पिता इस लड़कियों को बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य यही है, ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, ये इंदिरा गांधी बने, ये ज्योतिबा फुले बने, ये फातिमा शेख बने, ये बहन मायावती बने, ये दीदी ममता बने। ऐसा कोई इरादा माता पिता का नहीं है। इसका अर्थ ये है कि राजनीति से एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा हिस्सा निराश हो चुका है और वो अपनी लड़कियों को राजनीति में नहीं भेजना चाहता है। वो कुछ और बनाना चाहता है, लेकिन राजनीति उसे गंदी दिखाई देती है। लेकिन राजनीति को स्त्री की जरूरत है। स्त्री को सच पूछिए तो किसी की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ये मेरी बात आपको अतिशयोक्ति से भरी लगे, लेकिन इसे सिद्ध किया जा सकता है। अगर वास्तव में स्त्री कायिक रूप से, दैहिक रूप से इतनी आकर्षक और मानसिक रूप से इतनी मजबूत ना होती, तो सैकड़ों सैकड़ों साल के इतिहास में उसे एक शत्रु मानकर उसके विरुद्ध इतनी गहरी राजनीति, इतना गहरा षड्यंत्र करके उसको पितृसत्ता, धर्म सत्ता, तमाम राज्य सत्ता, तमाम सत्ताएं उसको इस तरह नेस्तनाबूद करने पर जुटी न रहती। लेकिन मनुष्य के रूप में आज भी वो एक बहुत अच्छी इकाई है और वो एक बेहतर मेहतर
साबित हो सकती है। इसलिए राजनीति को स्त्री हमारे सामने हमारी आदर्श हैं जिन्होंने ये मकाम हासिल किया है और हमारे सामने उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। कि आपकी ही कहानी में एक स्त्री पात्र आपने लिखा है कि जाते जाते कोई कह गई कि यदि कुछ करना है तो आप चुनाव में खड़े होइए। दीदी जी को कह रही है आपकी ही कहानी का एक अनाम पात्र, और एक स्त्री ही कहती है कि स्त्रियां जब तक राजनीति में नहीं आएंगी आपकी कहानी में, तब तक ये मर्द हमारी आवाज सुनने वाले नहीं है। तो इस तरह से सामान्य स्त्री की स्त्री नेता से ऐसी अपेक्षाएं हैं, और आपका वैचारिक स्तर पर इस तरह से सोचना कहीं न कहीं हमें दो दिशाओं में ले जाता है। सॉरी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का और एंजेला मार्केल का, इन्होंने ये साबित किया कि महिलाओं का अप्रोच राजनीति को बहुत ज्यादा मानवीय उदार बनाता है। चाहे वो मस्जिद में हमले वाली बात हो, और चाहे हमने शरणार्थियों का मसला देखा हो और उनको अपने देश में आने का, तो हम इन दोनों में पूरी दुनिया में सबसे अलग अप्रोच इन दो महिला नेताओं का देखते हैं। पर्यावरण के मसलों पर भी देखते हैं। तो ये बात थी। और एक और बात जो मैं अभी जो आपने कही इसमें कि जैसे महिलाएं जहां भी आती हैं, जैसे हमने देखा कि पहले फिल्मों में महिलाएं निर्देशक कम थी, लेकिन हमने देखा कि जब महिलाएं निर्देशित करने लगी तो फिल्म का कथ्य और उसका वो जो है बदल गया। दलित जब आए एज ए डायरेक्टर, अभी आप देख रहे तमिल से लेकर के मलयालम में ढेर सारी फिल्में बन रही हैं। हमने कभी ऐसी फिल्में नहीं देखी जहां दलित मसलों को लेकर इस तरह की फिल्में अभी तक हिंदी के मुख्य धारा में हमने नहीं देखा लंबे समय से। जब कला फिल्मों का जो समानांतर एक चल रहा था वो दौर खत्म हो गया, तो हम देखते हैं कि बदलता है, टेक्स्ट बदल जाता है, नैरेटिव बदल जाता है। तो ये हस्तक्षेप इस पर हम चलेंगे, बहुत विवादित मुद्दा है। और मैंने एक शीर्षक भी दे रखा है यीशु की कीले कहानी को, कि स्त्री राजनीति की मुकम्मल कहानी है। हिंदी साहित्य में विशेषकर बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें अंततः स्त्रियां राजनीति छोड़कर अन्य दिशाओं में जा रही है, और यदि रहना पड़ रहा है तो रमणिका गुप्ता जैसी जुझारू महिला को भी संजीव रेड्डी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। बॉडीगार्ड से लेकर के छुटभइये जितना नेता है सब उस पर को दृष्टि डालते हैं और उससे समझौता करती हुई आगे बढ़ती है। और इस कारण से ही यीशु की कीले कहानी में जो भारतीय जैसे ही सुनती है कि अरिमर्दन जेल से छूट गया, वैसे ही अपने साथ घटित यौन आचरण की इस तरह से मानसिक यंत्रणा को महसूस करती है कि जैसे लगता है उसके साथ बहुत कुछ अनाचार हो रहा है। तो यह एक ऐसी दिशा हम देखते हैं साहित्य में। मैंने इसीलिए कहा कितनी समरूपता है जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम या बिहार के शेल्टर होम का मसला आता है, और इस कहानी में कितनी समानता। वो तो मैं आगे चलूंगा क्योंकि बहुत कुछ नाम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन 2019 की लोकसभा का के चुनाव का जो जिक्र उन्होंने किया है किरण जी ने, उससे बहुत सारे मसले अपने आप। अन्य मुद्दा है, बहुत जोर शोर से कहा जाता है स्त्री मात्र देह नहीं का हो या नेत्री हो। सवाल यह है कि अचानक चुनाव के समय हम देखते हैं कि स्त्री खड़ी हो रही है और जीत भी जा रही है, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, जिसकी कोई राजनीतिक सेवा का कोई योगदान नहीं है। फिर उन्हें हम कैसे वोट दे देते हैं, या राजनेता हमसे दिलवा। स्त्री देह नहीं है तो उसकी बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी राजनीतिक योगदान के, अनुभव के, वह चुनाव जीत कैसे जाती है? किरण जी। बहुत ही तीखा सवाल है और इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ अपनी बच्चियों से और अपनी बहनों से, स्त्री को अगर आगे बढ़ना है तो उसको अपने को चरित्रहीन कहे जाने की गाली से ऊपर उठना होगा। चरित्रहीन कहे जाने पर जो हम तिलमिला उठते हैं और जो हम चरित्रहीनता के आरोप को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं, उसी का नतीजा है कि ये बार बार हमें चरित्रहीन कहा जाता है। स्त्री के साथ जो यौन सुचिता जोड़ दिया गया है, वो स्त्री के साथ
लगभग सभी अपराधों की एक मजबूत जड़ को अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो चरित्रहीनता नाम की गाली से उसे स्वयं को मुक्त करना होगा, निजात करना होगा। ये पितृसत्ता के हाथों, याद रखिए पुरुष समाज को नहीं कहा जा रहा है, एक पूरी पैट्रियार्की जिसमें पुरुष और स्त्री, इस दुर्भावना से सभी पीड़ित हो सकते हैं। ये पैट्रियार्की के हाथों एक हथियार है जो स्त्री के विरुद्ध सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा इससे डराया जाता है। इस हथियार से, ये हथियार कोई नया हथियार नहीं है, ये कोई आज का हथियार नहीं है, ये सदियों पुराना हथियार है। मैं सीता को जब लाया जाता है राम के सामने, रावण का वध हो चुका है और सीता राम के सामने खड़ी है। राम क्या कहते हैं? नहीं त्वा रावणो दृष्ट्वा दिव्य रूपा मनोरमाम मर्षे चिरम सीते स्वगृहे परिवस्थिता। हे सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह पाया होगा। वाल्मीकि रामायण खंड 2 पेज नंबर 621। राम कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम माता सीता से, लज्जया वनता भवत। सबके बीच में जो इस तरह से प्रभु श्री राम ने, सीता उन्हें प्रभु श्री राम कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रभु श्री राम ने जो सीता से इस तरह से कहा, लज्जया वनया भवत, लज्जा से उनका सिर जमीन में गड़ गया। शकुंतला जब ले जाई जाती हैं दुष्यंत के सामने, दुष्यंत कहते हैं, कालिदास ग्रंथावली अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक पेज नंबर 83, कहते हैं अपना काम साधने वाली स्त्रियों की ऐसी झूठी और मीठी मीठी बातों में कामी लोग ही फंसते हैं। यानी वो कह रहे हैं जो संतान है ये मेरी नहीं है, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो और झूठी झूठी बातों में अगर तुम मुझे फंसा रही हो तो मैं कामी पुरुष नहीं हूं जो तुम्हारी बात में फंस जाऊंगा। कामी पुरुष दुष्यंत स्वयं को कह रहा है। शकुंतला को छोड़ने जो शारंगव ऋषि गया है, ऋषि कुमार, वो क्या कह रहा है? सुन शकुंतला, यदि राजा की बात सत्य है तो तुम जैसी कुल कलंकनी का पिता के घर में कोई काम नहीं है। शारंगव वहीं छोड़ देता है शकुंतला को। शकुंतला क्या कहती है प्राकृत भाषा में, क्योंकि स्त्रियों को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं था तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राकृत भाषा में बात करती है। भवयदि वसुहे देहि में विवरम, हे माता वसुधा, हे धरती, देहि में विवरम, मुझे अपनी गोद में जगह दो। सीता भी कहती है मुझे अपनी गोद में जगह दो हे माता। शकुंतला भी कहती है मुझे माता अपनी गोद में जगह दो। कब तक हम कहते रहेंगे कि हे धरती अपनी गोद में मुझे जगह दो? मेरी कहानी यीशु की किले में पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। दीदी जी अरिमर्दन सिंह की हत्या कर देती है क्योंकि अरिमर्दन सिंह स्त्रियों के साथ बलात्कार करता है। रक्षा में हत्या कानून में भी अपराध नहीं है। मेरे साथ अगर कोई बलात्कार करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको जान से मार डालूंगी, चाहे मुझे लिटरेरी नक्सल कहा जाए, चाहे मुझे अर्बन नक्सल कहा जाए। अभी पारुल खक्कर को गुजरात साहित्य अकादमी ने लिटरेरी नक्सल कहा है, गौरी लंकेश को अर्बन नक्सल कहा गया, सुधा भारद्वाज को अर्बन नक्सल कहा गया। इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि साहित्य और राजनीति सिर्फ कविता कहानी तक, ये जो आपने अजय जी ने इतना सुंदर विषय उठाया है, तो ये सिर्फ कविता और कहानी तक इसे न जोड़ा जाए। हमारी तमाम एक्टिविस्ट हैं, हमारी तमाम पत्रकार हैं जो राजनीति को साहित्य की तरह बरत रही हैं और बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, उन्हें भी इस विषय में शामिल माना जाए। भले हमें कविता कहानी में महाश्वेता देवी दिखाई देंगी, मधु काकरिया दिखाई देंगी, रोहिणी अग्रवाल की एक लंबी कविता आई है
जिसमें उन्होंने सभ्यता विमर्श के जरिए राजनीति को भी पहचानने की कोशिश की है। और माँ श्वेता देवी का 1044 ईस्वी की माँ जो एक अद्भुत उपन्यास रहा है। तो कविता और कहानी के अलावा बहुत सी हमारी तमाम ऐसी एक्टिविस्ट महिलाएं हैं, पत्रकार महिलाएं हैं, समाजसेवी महिलाएं हैं जो लिखती भी हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखती हैं, जान जोखिम में डालकर लिखती हैं और राजनीति और साहित्य को एक किए हुए रहती हैं। जैसे अभी गीता हरिहरन का उपन्यास आया है, आई हैव बिकम द टाइड, या गुजरात फाइल्स आप ले लीजिए, वो किताब आप ले लीजिए, उसमें भी वो भी एक लिटरेचर ही है। तो इस तरह देवांगना कलिता है या नौशरण कौर है, इस तरह से बहुत सी महिलाएं हैं जो राजनीति और साहित्य को, वो साहित्य कविता कहानी के अलावा सामाजिक विषय में भी हो सकता है और पत्रकारिता में भी हो सकता है, लेकर चल रही हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर वे काम कर रही हैं। जैसे गुजरात फाइल्स की जो राइटर हैं, मनोरमा जी नाम बताएंगी, राना अयूब, इन लोगों ने जान जोखिम में डालकर काम किया है। तो जान जोखिम में भी डालकर औरतें काम कर। तो अब तक सुन रहे थे सपाट बयानी की ओर से आयोजित परिसंवाद को, जिसका शीर्षक रहा स्त्री की राजनीतिक सहभागिता। और इसमें हमने भली भांति यह समझने का प्रयास किया कि स्त्री को राजनीति की जरूरत है या राजनीति को स्त्री की। और इस दिशा में यह महसूस हुआ कि स्त्री यदि राजनीति में आती है तो कभी वह पार्टी लाइन का हिस्सा बन जाती है और स्त्री होने के जो स्वाभाविक गुण अनुमानित है, अपेक्षित है, उससे स्त्रियों का नेता बनने के बाद कोई संबंध भी नहीं रह जाता। तो दूसरी ओर यह भी विचार सामने आया कि स्त्री को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस इतना करे कि स्वयं के ऊपर जो चरित्रहीनता की कल्पना मात्र से भी आतंकित महसूस करती है, इससे ऊपर उठी और तात्क्षणिक चुनौतियों को झेलते हुए वह आगे बढ़े। इस दिशा में हमने स्त्री के देह सौंदर्य को भी सामने देखा कि कैसे कहानीकार ने यह लिखा है कि सौंदर्य उसका अचूक हथियार है। हमने इस ओर भी नजर डाली कि चुनाव के पहले स्त्रियां अचानक राजनीति में आती हैं और बिना किसी राजनीतिक अनुभव के वह चुनाव जीत भी जाती है। तो सवाल तो बनता ही है कि ऐसी स्त्रियों को जो बिना राजनीतिक अनुभव के राजनीति में आकर दल विशेष की होकर उसकी नीतियों को समाज हित में नहीं पाते हुए भी समाज के लोगों के द्वारा कैसे जिता दी जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियों के संदर्भ में विशेषकर जो नायिकाएं अचानक चुनावी मैदान में आती हैं और गोल पर गोल मारे जाती हैं, उसके रहस्य को समझना स्त्री की राजनीतिक सहभागिता का एक मुख्य चरण बन जाता है। अब यह समय के हाथ है कि वह कितना इन मुद्दों को संजीदगी से लेता है। और एक स्त्री के लिए यह चुनौती है कि जब वह राजनीति में आती है तो उसकी राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप कैसे होने चाहिए। मानवीय संवेदना के ऊपर दलगत अनुशासन का पहरा कैसे कमजोर करके वह समाज हित में काम कर पाएगी, यह अत्यंत ही विचारणीय और उतना ही संवेदनशील मुद्दा है। हम किरण सिंह की कहानी यीशु की
कीने को आधार बनाकर इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों की पड़ताल करेंगे और साथ ही यह देखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की राजनीतिक दिशा किस तरह के भविष्य की ओर जा रही है।